दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। और उससे पहले हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि इतिहास का संधि विच्छेद करते हैं तो इति धन ह धन आस, मतलब ऐसा निश्चित ही हुआ था। और विश्व में इतिहास के जनक के रूप में हम मानते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हम विश्व में इतिहास के जनक के रूप में मानते हैं। और देखते हैं कि हेरोडोटस ने इतिहास के बारे में चार मुख्य बातें कही कि इतिहास की विधा कैसी होनी चाहिए। तो विधा इतिहास की होनी चाहिए वैज्ञानिक। इतिहास की पद्धति के बारे में इन्होंने कहा कि पद्धति आलोचनात्मक होनी चाहिए, पद्धति आलोचनात्मक होनी चाहिए। और इतिहास मानविकी से संबंध रखता है, अर्थात मानव से संबंध रखता है। इतिहास मानविकी से संबंध रखता है, अर्थात मानव से संबंध रखता है। इसके जो तथ्य है, इसके तथ्य निष्कर्ष व प्रमाण पर आधारित होते हैं। इसके तथ्य निष्कर्ष व प्रमाण पर आधारित होते हैं और ये अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। कौन? इतिहास। इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। उसके बाद हम देखते हैं वीको की परिभाषा। तो वीको क्या कहता है? वीको कहता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है, इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है, न वर्तमान से, इतिहास का निर्माता मनुष्य स्वयं है। इतिहास का निर्माता मनुष्य स्वयं है। अब इतिहास के एक विकासवादी दृष्टिकोण की जो बात की जाती है उसको ज़्यादा मान्यता है। जैसे डार्विन का विकासवाद है, ये भी पाश्चात्य इतिहास दर्शन में। और जिसमें देख सकते हैं अपन, डार्विन का विकासवाद है वो प्राणी शास्त्र से संबंध रखता है। मार्क्स का विकासवाद है वो अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांत के विरोधी होते हुए भी ये विकासवाद के बिना इतिहास अधूरा समझा जाएगा, इतिहास को पूर्णता नहीं दी जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है? इतिहास है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपने रामचंद्र शुक्ल की है। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इतिहास, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। जहाँ रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है और चित्तवृत्तियाँ क्या है? प्रत्येक युग में बदलती रहती है और इन बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है? इतिहास है। तो नगेंद्र कहते हैं कि अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। कैसी अभिरुचियाँ? बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध किससे है? आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में हमको देखना है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ये चार मुख्य पद्धतियां मानी जाती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की। अब देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति को हम क्या कह सकते हैं? वर्णमाला पद्धति भी कह सकते हैं। वर्णमाला पद्धति इसलिए कहा जा सकता है, वर्णमाला में जिस प्रकार वर्ण सज्जित होते हैं, वर्णों को व्यवस्था कर रखी होती है, उसी प्रकार वर्णानुक्रम पद्धति में लेखकों और कवियों का परिचयात्मक विवरण, लेखकों एवं कवियों का परिचयात्मक विवरण, उनके नामों के वर्णानुक्रम किया जाता है। लेखक एवं जो कवि होते हैं उनका जो विवरण है वो उनके नामों के वर्ण के अनुक्रम के आधार पर किया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम किससे शुरू होते हैं? क से शुरू होते हैं। जैसे देखिए कबीर और केशव। अब कबीर आपके हैं संत परंपरा के, वो भी भक्ति काल की, और केशव आपके हैं रीति काल के। दोनों के काल क्रम में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है।
फिर भी इन दोनों का जब वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास लिखा जाता है तो दोनों का एक साथ किया जाता है परिचयात्मक विवरण। ये पद्धति शब्दकोश लेखन की तरह होती है, इस कारण इसमें क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से ये क्या है, असंगत है। अब इतिहास में हम काल के अनुक्रम के आधार पर देख सकते हैं। अब काल देखिए, कबीर का काल और केशव के काल में बहुत अंतर है, फिर भी इन दोनों का एक साथ परिचयात्मक विवरण किया जाता है। तो ये पद्धति कैसी होगी, ये असंगत होगी, ऐतिहासिक रूप से ये असंगत होगी। और रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के अनुसार किया जाता है। अब इस पद्धति में दो ग्रंथ लिखे गए, जो शुरुआती दो ग्रंथ लिखे गए वो है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये किसने लिखा, ये लिखा गारसा द तासी ने 1839 में। गारसा द तासी ने 1839 में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके बाद शिव सिंह सरोज ने लिखा, शिव सिंह सरोज लिखा, शिव सिंह सेंगर ने, ये लिखा गया 1883 में। ये दोनों ही ग्रंथ कैसे हैं, वर्णानुक्रम पद्धति से संबंध रखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है। अब इसमें क्या होता है, जन्म काल के आधार पर, ठीक है, रचनाकारों का विवरण जन्म काल के आधार पर किया जाता है, उनकी तिथि के आधार पर किया जाता है। अब इसमें जन्म तिथि को मुख्य आधार माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्रबुद्धियों ने इसी पद्धति का प्रयोग किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में, और मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया, जिसके दो संस्करण आते हैं 1913 और 1934 में। ये मिश्र बंधुओं में तीन भाई थे, ये तीनों ही भाइयों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और ये कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। अब साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता, क्योंकि साहित्य का इतिहास उनकी युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की जो प्रवृत्ति है उसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। उस युग विशेष की जो प्रवृत्तियां हैं उसका विश्लेषण किए बिना सिर्फ जन्म तिथि को आधार बनाकर हम साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। इसलिए इसको हमने सिर्फ क्या माना, कवियों का व्रत संग्रह माना, सिर्फ कवि व्रत संग्रह मान लिया। इन ग्रंथ कालानुक्रमी पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को हमने कवियों का मात्र व्रत संग्रह मानकर छोड़ दिया। अब इससे आगे आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलित करता है और उनको फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। अब इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक में लेखक जो होता है या फिर इतिहासकार होता है, इतिहासकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर पहले तो क्या करता है, तथ्यों का संकलन करता है, और जब तथ्यों का संकलन कर देता है तो उसके बाद उसको क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके क्रमबद्ध व व्यवस्थित करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन नहीं होता है, बल्कि तथ्यों की या फिर तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है। अतः इस पद्धति को भी हम क्या मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं, पूर्ण नहीं मान सकते हम इसे, क्योंकि काल क्रमानुसार पद्धति में भी हम देखते हैं कि युगीन परिस्थितियों का जो विश्लेषण है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, वो नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है, तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण की भी जो आवश्यकता होती है उसको पूर्णता नहीं दी जा सकती, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति को भी हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं। उसके बाद आती है विधेयवादी पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा गणपति चंद्र गुप्त ने। ये 1964 और 65 में, प्रथम भाग 64 में और द्वितीय भाग 1965 में लिखा गया। फिर हम देखते हैं विधेयवादी पद्धति। ये इतिहास लेखन की मुख्य पद्धतियों में आती है। विधेयवादी पद्धति में हम देख सकते हैं कि इस पद्धति के जो जन्मदाता है वो किसे मानते हैं, हम टैन को मानते हैं। टैन एक फ्रेंच विद्वान है और टैन कहते हैं कि ये जो पद्धति है इसके 3 प्रकार के तत्व जो है वो सक्रिय होने चाहिए, और वो 3 प्रकार के तत्व कौन कौन से माने हैं इन्होंने, जाति, वातावरण और क्षण विशेष को। जाति, वातावरण और क्षण विशेष को। जाति, वातावरण और क्षण विशेष।
फ्रेंच विद्वान टैन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः कितने प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, 3 प्रकार के, जो कि होती है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं को, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण क्या है, आवश्यक है। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय व सामाजिक वातावरण व सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति मानी जाती है। ये जो विधेयवादी पद्धति है, ये इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति की एक खासियत है, इस पद्धति में दोहरा नामकरण किया जाता है। जैसे हम हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे, ये प्रथम प्रयोगकर्ता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में हम देखें तो वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। अन्य लेखकों में रामस्वरूप चतुर्वेदी है और बच्चन सिंह भी है। और ये जो परिभाषा मैंने पहले बताई थी आपको, यही परिभाषा यहाँ पर भी दी गई है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो इस पद्धति की मैंने अभी खासियत बताई थी कि इसमें दोहरे नामकरण की पद्धति पाई जाती है, दोहरे नामकरण की पद्धति पाई जाती है। और अपन देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, किसको, आदिकाल को। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है और आदिकाल भी कहा है। तो यहाँ पर दोहरा नामकरण हो गया। इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।